Okay, my question, wait, Babu. Shruti, my question is, what is doctrine of lapse? Explain it. What is doctrine of lapse? Explain it. ओके श्रुति की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, किसी और को चेक करते हैं। कोई और बताना चाहता है? कुमारंशु अनम्यूट, बताओ। हम्म, 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 ओके, ठीक है, ठीक है। आयुष रतन, यू टेल मी हु? श्रुति, श्रुति, नेम? हाँ बोलो बाबू, बोलो। एंड आयुष रतन, यू ऑल्सो वेट। आयुष रतन, यू ऑल्सो अनम्यूट योर सेल्फ। बोलो, बोलो श्रुति। हम्म, बोलो। हम्म, हम्म, ओके, वेरी नाइस। व्हाट इज डिमाइज? ओके, वेरी गुड। एंड व्हाट इज नेचुरल हेयर? वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। आयुष रतन अनम्यूट। ओके, एक्सप्लेन पॉलिटिकल कॉज। हम्म, हम्म, ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके, व्हाट इज डिमाइस? ओके, व्हाट इज नेचुरल हेयर? ओके, ओके, वेरी गुड। सो एग्जाम्पल ऑफ दिस सिचुएशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का एग्जाम्पल एक। अवध में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं था, नो। अवध के साथ वो सिचुएशन नहीं थी। अवध के साथ क्या प्रॉब्लम था? उसको तो एनेक्स किया गया था कि वहां की गवर्नमेंट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, इस ग्राउंड पे एनेक्स किया गया था। झांसी इज एग्जाम्पल। रानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बच्चे के लिए लड़ रही थी ना, हालांकि वो गोद लिया हुआ बच्चा था, है ना? ओके, सो झांसी इज एग्जाम्पल ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, तो अब हम लोग इकोनॉमिक कॉज पढ़ते हैं आगे, ठीक है। वेरी गुड आंसर्स, गुड। चलो अब इकोनॉमिक कॉज कौन बताएगा? लेट मी सी, लेट मी सी। कुमारी सृष्टि अनम्यूट। कुमारी सृष्टि, जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है पढ़ने के लिए, उसको अपना कैमरा ऑन रखना है। चलो कुमारी, कुमारी सृष्टि पढ़ो इकोनॉमिक कॉजेस। ओके, अंडरलाइन रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्ट्रक्शन, एंड वन मोर वर्ड, ट्रेडिशनल। फर्स्ट लाइन में तीन वर्ड, एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिशनल, एंड सेकेंड लाइन में रिसेंटमेंट। ओके,
हम्म, ओके, ये पूरा पैरा ब्रैकेट में डाल दो, पूरा पैरा। इकोनॉमिक कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक कॉज। ओके, यस यस, एक एक करके, एक बच्चा एक मीनिंग बोलो। हाँ बोलो अंशु। डिस्ट्रक्शन यानी बर्बाद करना, ठीक है। यहाँ पे रीति रिवाज नहीं होगा बाबू, यहाँ पे दूसरा वर्ड होगा। हाँ बोलो। परंपरागत, यहाँ पे परंपरागत यानी जो पहले से करते आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे होगा परंपरागत। वेरी गुड, यानी ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, एंड डिस्ट्रक्शन का मतलब बर्बाद करना। ओके, एंड एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन शोषण। वेरी गुड, वेरी गुड, शोषण। एंड रिसेंटमेंट, हाँ रिसेंट, नाराजगी, अनहैप्पीनेस, असंतोष। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ओके ओके, इसको पूरा कर लो सात्विक। पढ़ो आगे का 2-3 लाइन, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल। पढ़ो। एनेक्स्ट, एनेक्स्ट अंडरलाइन करो, एनेक्स्ट। हम्म, underline this. Nawab's officials were dismissed and army was disbanded. Underline करो, and I will ask the meaning of disbanded. ठीक है। ओके, ठीक है। सो व्हाट इज डिसबैंडेड? भंग करना। वेरी गुड। 60,000 सोल्जर्स जो थे अवध की आर्मी में, उस आर्मी को भंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, यानी 60,000 सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, ओके। सो इकोनॉमिक कॉज अगर हम लोग देखें सबसे पहले, तो हमारा जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी ना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे किसान जो है वो विलेज की इकोनॉमी में सफिशिएंट थे, जो शहर का एरिया था वो ट्रेड कर रहा था इंटरनेशनली, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड दोनों, उसके वजह से रिचनेस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, है ना। जो हमारी ट्राइबल सोसाइटी थी वो जंगल में रहती थी, उनका सारा रिक्वायरमेंट जंगल से ही पूरा हो जाता था, और जो थोड़ा बहुत बचता था वो एक्सचेंज कर लेते थे शहर में आके या जंगल से बाहर आके। तो इस तरह हमारा हर एक जो एरिया था, इकॉनमी थी, वो सेल्फ सफिशिएंट थी, रिच थी। ठीक है, लेकिन उसको अब ब्रिटिशर्स क्या किए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की जो पॉलिसी अप्लाई किए, अडॉप्ट किए, उससे हमारा ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। ठीक है, कैसे वो किए? सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के एरिया में जमींदारी सिस्टम ला दिए। ठीक है, इसमें जो है फार्मर्स एक्सप्लॉयट किए जा रहे थे, शोषण किया जा रहा था उनको, उनका, और उनको फोर्स किया गया वैसी क्रॉप्स को ग्रो करने का जिसका ब्रिटिश इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट हो, जैसे कॉटन, डाई, नील, नील के लिए या इंडिगो जिसको बोलते हैं हम लोग, वो, है ना, शुगर केन, ताकि चीनी मिले, प्लांटेशन वो लोग अडॉप्ट फोर्स किए इंडियंस को। तो उसमें प्लांटेशन में जैसे चीनी का शुगर केन हो गया, फिर टी हो गया, कॉफी हुआ। तो इस तरह के चीज़ों के लिए वैसी चीज़ें जो वो बेच सके, जिनकी रिक्वायरमेंट उनकी इंडस्ट्री को हो, वैसी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फार्मर्स को फोर्स किया गया। ठीक, उसके बाद
टॉर्चर किया गया, उनको जेल भेजा गया अगर वो अपना रेवेन्यू टाइम पे नहीं दे रहे हैं तो। ठीक, तो उसके वजह से क्या हुआ कि जो फार्मर्स अपने लैंड पे, जमीन पे सुखी थे, सफिशिएंट वो प्रोडक्शन करके हैप्पी थे, अब वो मिजरेबल हो गए, अब उनकी लाइफ मिजरेबल हो गई, कष्ट से भर गई, है ना। इंडस्ट्रीज जो है हमारी इंडियन इंडस्ट्री वो भी डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि अब वो लोग क्या कर रहे थे, इंडियन गुड्स पे इतना हैवी टैक्स लगा रहे थे कि वो महंगा हो रहा था। और जबकि यहाँ से कॉटन को ले जाके अपने कंट्री में उसको, कॉटन को ड्रेस में कन्वर्ट करते थे, क्लोथ में कन्वर्ट करते थे, और वापस इंडिया में लाके इतने सस्ते रेट पे बेच देते थे कि वो चीज़ ज़्यादा बिकने लग गई, क्योंकि वो मशीन यूज करना शुरू कर दिए थे, और हाथ, और इंडिया में अभी भी हाथ से कपड़ा बन रहा था, तो वो प्रोसेस स्लो था। गांधी जी के हाथ में चरखा देखे हो ना, उसमें क्या होता था, कपास से धागा बनाया जाता था, फिर हैंडलूम से का यूज करके उस धागे को बुन के कपड़ा तैयार किया जाता था, तो वो स्लो प्रोसेस था। जबकि वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था ब्रिटेन में, तो वहां पे वो लोग मशीन यूज करना शुरू कर, अब वहां पे पावर लूम, हम लोग हैंडलूम यूज कर रहे थे, और वहां पे वो लोग पावर लूम, यानी कि वो भाप से चलने वाला मशीन यूज करना शुरू कर दिए। तो उससे क्या होता था, कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन होता था, तो उस चीज का प्राइस वो लोग बहुत कम कर दिए। क्या बाबू? हैंडलूम हाथ से चलता था, जो हाथ, गांधी जी के हाथ में वो चरखा था, वो हाथ से धागा तैयार होता था, तो वो स्लो होगा ना, पूरे दिन बैठेंगे तो थोड़ा सा धागा तैयार होगा। और वहां पे वो भाप की मशीन लगा देते थे जो स्टीम से चलती थी, उससे वो मान लो 1000 मशीन लगा दिया, और वो प्रोसेस एकदम फास्ट है ना। तो वो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, और दूसरा उस पर टैक्स नहीं लगा रहे थे वो, तो बहुत सस्ता था। तो हमारा कॉटन इंडस्ट्री भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए वो लोग। ठीक, फिर हमारा ट्रेड बर्बाद हो गया, हमारा जो ट्रेड हम करके पहले हम, हमारा मनी आता था इंडिया में, वो मनी अब वो लोग लड़ने के लिए यूज कर रहे हैं, अपने कंट्री भेज रहे हैं, अपना ऑफिसेस खोल रहे हैं। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम के थ्रू क्या हुआ, आर्टिस्ट वो यहाँ के किसान को बर्बाद कर दिए, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वो चौपट कर दिए, वो भी चौपट हो गया। फिर इंडियन इंडस्ट्रीज और आर्टिशियंस एंड पीजेंट्स जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए, अब उनके पास काम ही नहीं था, काम, क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा उनका सामान, तो अब उनके पास काम नहीं बचा है। इसके अलावा जब भी वो प्रिंसली स्टेट्स को, यानी किसी राजा के राज्य को हड़पते थे, अनेक्स करते थे, तो अब उनके पास रेंट फ्री लैंड आ जाता था। सर्कल करो इसको सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, गॉट रेंट फ्री लैंड, ये मुफ्त का जमीन उनको मिल जाता था, अब उस पर उनको कोई रेंट नहीं देना है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अंडरलाइन करो इसको भी, उनको ढेर सारा पैसा मिल जाता था, और फ्री का रेंट फ्री लैंड मिल जाता था। अब वो क्या करते थे, उस रिसोर्स को वो अपने हिसाब से यूज करने लगते थे। ठीक है, अवध के आर्मी को डिसबैंड किया गया, वो भी 60,000 पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इस तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से डिससेटिस्फैक्शन लोगों में था। क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। अभिनव, अनम्यूट योरसेल्फ। अभिनव, ओके, सिर्फ कुछ बच्चों का कैमरा ऑन है। ऋषभ राज, अनम्यूट। ऋषभ राज, ओके बाबू, पढ़ो। हम्म, 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 हम्म,
बस बाबू, बस बस, अब दूसरे को देंगे। ओके, जिसका कैमरा ऑन है इसका मतलब वो पढ़ना चाहता है, ठीक है, उसको पहले चांस मिलेगा। बहुत कम बच्चों का कैमरा ऑन है, वेरी स्ट्रेंज। अपराजिता अनम्यूट, अपराजिता पढ़ो। रेशियल, रेशियल अंडरलाइन करो। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अंडरलाइन कर दो। हम्म 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 ओके, बाइस्ड को अंडरलाइन करो, बाइस्ड। ओके, एंड इसी में थर्ड लाइन में लुक्ड डाउन अपॉन, इसको भी अंडरलाइन करो, लुक्ड डाउन अपॉन। ठीक है, एक साथ अंडरलाइन कर दो। लुक्ड डाउन फ्रेजल वर्ब है, यानी हाँ हाँ, झुका हुआ होता है, किसी एक तरफ की तरफ ज्यादा झुका हुआ। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे बायस्ड हुआ। ठीक है, जैसे सोशल एंड रिलीजियस कॉज जब हम लोग देख रहे हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं, सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे। ठीक, तो उसके वजह से हमारे जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है हिंदू के, उसमें इंडियंस को फील हो रहा था कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अंडरलाइन करो इसको भी, सेकेंड लाइन में इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी अंडरलाइन करो। ठीक है, तो इंडियंस को एक तो वेस्टर्न एजुकेशन अब लोग लेना शुरू कर दिए, उसके वजह से अब वो लोग क्या हो गए कि इंग्लिश, ब्रिटिशर्स का तो एम ही यही था ना कि वो ऐसे लोग तैयार करें जो बोलचाल में इंग्लिश हो, मतलब वो ऐसे इंडियंस हो लेकिन मेंटालिटी वाइज वो ब्रिटिशर्स को फॉलो करें। तो उसके लिए वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट किया गया। साथ साथ वो लोग इंडियंस का कन्वर्जन स्टार्ट कर दिए, क्रिश्चियन बनाना शुरू कर दिए, तो उससे भी हिंदू समाज जो था वो गुस्से में था। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन करो थर्ड लाइन, द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी वॉज चेंज्ड अंडरलाइन कर दो। हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी वॉज चेंज्ड, इसमें क्या हुआ कि जैसे कोई अगर धर्म चेंज करता था ना अपना, तो उसका परिवार उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता था, उसको परिवार से निकाल देता था और उसको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देता था। तो इसके वजह से लोग कन्वर्ट होने में आनाकानी करने लग गए। तो ये लोग क्या लॉ बना दिए कि अगर कोई अपना कन्वर्ट क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो भी उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। समझ में आ रही है बात? ओके, तो ये हिंदू लॉ प्रॉपर्टी इसको इसमें वो चेंज कर दिए। अब उनको उसको जो कन्वर्ट हुआ उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अंडरलाइन करो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पुरखों की जमीन, यस यस, पुरखों की जमीन, संपत्ति है ना, यानी पापा की, दादा की, इनकी जो संपत्ति है उसमें अब उसको हिस्सा मिलेगा। उसके बाद था द स्प्रेड ऑफ रेलवे अंडरलाइन करो इसको भी, द स्प्रेड ऑफ रेलवे क्रिएटेड फर्दर फियर। रेलवे में क्या था कि एक ही बोगी में एक ही सीट पे सब अगल बगल सट के बैठ जाते थे। ठीक है, तो उससे तो एक दूसरे को टच करके बैठते थे ना लोग, तो उससे भी डर हुआ कि इससे कास्ट जो है उनका वो चला जाएगा, उनकी जाति जो है वो भ्रष्ट हो जाएगी, ये भी डर था। इसके अलावा क्या था, फर्स्ट क्लास जो रेलवे कंपार्टमेंट में था उसमें इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाता था। गांधी जी का याद है ना साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, वो बैरिस्टर थे फर्स्ट क्लास वो कमाते थे,
तो फर्स्ट क्लास पढ़े लिखे थे, तो फर्स्ट क्लास की टिकट थी उनकी, और वो फर्स्ट क्लास बोगी में जाके बैठे तो उनको धक्का मार के स्टेशन पे फेंक दिया गया था, है ना, कि डॉग्स और इंडिया के बहुत सारे इसमें उनकी जगह पे लिखा भी रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, इंडिया में ही रह के यहीं की जमीन पे वो जो संपत्ति कब्जा किए हुए थे उसमें अपने हाउसेस के आगे वो लिख देते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डिस्क्रिमिनेशन था वो लुक्ड डाउन अपॉन इंडियंस। लुक डाउन कैसे करते हैं, जैसे मान लो हम खड़े हैं, छोटा बच्चा आएगा, कोई छोटा बच्चा जो हमारे हाइट में कम हो, तो उसको देखने के लिए हमको नीचे देखना पड़ता है ना, लुक डाउन करते हैं ना हम लोग। और अगर हमारे हाइट से ऊंचा कोई आदमी है तो उसको देखने के लिए लुक अप करना पड़ता है ना, ऊपर की तरफ देखते हैं ना, है ना। तो इंडियंस को लुक डाउन का मतलब छोटी नजर से देखना, यानी उस आदमी को छोटा समझना। समझ में आई बात? तो इंडियंस को वो लोग लुक डाउन अपॉन करते, मतलब लुक डाउन अपॉन इंडियंस, उनको छोटी नजर से देखते थे, उनको अपने से बहुत कम समझते थे। वो ऑब्वियस है, वो रूल कर रहे थे यहाँ पे, तो बराबरी थोड़ी समझेंगे इंडियंस को। तो ये जो उनकी पॉलिसी थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, इंडियंस एंड यूरोपियन में वो जो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हो गया कि इंडियंस में गुस्सा जमा होता जा रहा था। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ प्रधान, यानी हाँ प्रधान, उत्तम, खुद को वो लोग उत्तम मानते थे, ज्यादा अच्छा मानते थे। हाँ श्रेष्ठ, बिल्कुल सही, श्रेष्ठ भी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट कहीं पे कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो पूछो पहले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलिट्री कॉजेस पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेशियल, जातीय, वेरी गुड, जातीय डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, सही है, ओके वेरी गुड, ओके। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ओके चलो, ये सारे बच्चे कैमरा ऑफ कर करके क्लास ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वेरी वेरी बैड। आदित्य आर्या, अनम्यूट। आदित्य आर्या, देखो ये लॉगिन करके कहीं भागा हुआ है, कुछ खेलने में लगा हुआ है। अभिषेक कुमार, अनम्यूट। अर्णव राज, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इनका। पेरेंट्स को लग रहा होगा बच्चे पढ़ रहे हैं और ये केवल लॉगिन करके घूम रहे हैं इधर से उधर। गरिमा, अनम्यूट। वेरी बैड। वंदना, अनम्यूट। वंदना, ओके बाबू चलो पढ़ो। ओके, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, ह्यूमिलेटेड एंड डिस्क्रिमिनेशन। ह्यूमिलेटेड, अपमानित, वेरी गुड। ह्यूमिलेटेड यानी अपमानित, वेरी गुड। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, वेरी गुड। अंडरलाइन करो इस दोनों वर्ड को, वेरी गुड। आगे, अपमानित, ह्यूमिलेटेड यानी अपमानित। अंडरलाइन करो इसको, इसको अंडरलाइन करो। हाईएस्ट, इस पूरे लाइन को अंडरलाइन कर दो। द हाईएस्ट से लेके फुल स्टॉप, रिक्रूट तक। रिक्रूट का मतलब भर्ती, वेरी गुड, भर्ती, वेरी गुड। ठीक है, आगे पढ़ो।
ओके, इसको भी अंडरलाइन करो। द एक्ट ऑफ 1856 को सर्कल कर दो। एंड सर्व ओवरसीज सर्कल कर दो या अंडरलाइन कर दो। सर्व ओवरसीज। हाँ बोलो। देखते हैं हम लोग, अभी देखते हैं। एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाए तो उसको फिर उसके हिसाब से सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है उस हिसाब से थोड़ा सा अंतर आ जाता है। देखते हैं अभी हम लोग। मिलिट्री कॉज में सबसे पहले क्या है कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में अपना एम्पायर खड़ा कर रहे थे, साम्राज्य खड़ा कर रहे थे, उसमें वो सारे के सारे ब्रिटिश सैनिक तो लेके नहीं आए थे। यहाँ के सैनिक ही उनको वो हायर करके यूज कर रहे थे ना, यहाँ के लोगों को। तो यहाँ के लोग जो है, सैनिक जो है, उसके आर्मी में वो काम तो कर रहे थे, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिल रहा था, उसके बदले पुरस्कार नहीं मिल रहा था, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, बल्कि वो ह्यूमिलेट किए जाते थे, अपमानित किए जाते थे, और डिस्क्रिमिनेशन था उनके और ब्रिटिश रिक्रूट के बीच में। ठीक है, कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन था? जो इंडियन कोई हाईएस्ट पोस्ट जा सकता था वो सिर्फ सूबेदार तक था, लेकिन जो कमांडर होगा, टॉप लीडर होगा आर्मी का, जो हाईएस्ट पोस्ट सब होगी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए होगी। और अगर सूबेदार जो हाईएस्ट पोस्ट था उसकी सैलरी कम थी जो पहली पोस्टिंग हुई किसी ब्रिटिशर्स की लोअर पोस्ट पे। ठीक है, तो यानी इंडिया में जो टॉप लेवल सूबेदार तक चला गया उसकी भी सैलरी कम थी अभी जो नया नया ब्रिटिशर कोई ज्वाइन किया आर्मी, उसके कंपैरिजन में। समझ में आ गया? तो डिस्क्रिमिनेशन था, यहाँ पे भेदभाव था। तो इसके अलावा एक एक्ट और आया 1856 में, यानी रिवोल्ट के एक साल पहले। इसमें क्या था, ये कंपलसरी कर दिया गया। अंडरलाइन कंपलसरी। व्हाट इज कंपलसरी? जरूरी या बाध्य करना, जरूरी या बाध्य करना। तो इस एक्ट में इंडियंस को जो भी नया रिक्रूट होगा, यानी नई भर्ती होगी, जो नया सैनिक आएगा, उसके लिए कंपलसरी हो गया कि उसको ओवरसी, समुद्र पार करके दूसरी जगह जाके ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये कंपलसरी कर दिया, ओवरसी। ठीक है, तो हिंदू लोग का मान्यता था कि ओवरसी जाने पे, यानी सी को क्रॉस करने पे, उनका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर जाएंगे तो अपना इंडियन कल्चर वो फॉलो नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, फिर वो बाहर में उनको दाल चावल रोटी तो नहीं मिलेगी, समुद्र के बीच में उनको मछली ही खाने मिलेगी, है ना। तो यानी वो अपना जो खान पान है, या फिर वो सैनिक है तो उनको शराब दी जाएगी, वो थके होंगे तो लड़ने के। तो इस चीज से वो मानते थे कि अगर जो भी ओवरसी गया, समुद्र पार करके गया, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने रीति रिवाज को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? तो मिलिट्री कॉजेज में हम लोग ये देखते हैं। नाउ इमीडिएट इतना सारा इकट्ठा हो रहा है। पॉलिटिकल कॉज से राजा लोग परेशान हैं, पॉलिटिकल कॉज में। इकोनॉमिक कॉज में भारत की जनता परेशान है। ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस कॉज में उनको लग रहा है कि उनका जो ट्रेडिशनल जो वो फॉलो करते थे कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, उसको इंटरफेयर किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। मिलिट्री कॉज में सैनिक लोग नाराज हैं। अब ये इतना सारा गुस्सा इकट्ठा होता जा रहा है, और अब एक इमीडिएट, अचानक, है ना, ये सारा गुस्सा पहले से इकट्ठा है, लेकिन उसको गुस्से को बाहर निकलने का, फूटने का एक इमीडिएट कॉज है। क्या है अब हम लोग देखते हैं। ओके, कौन पढ़ेगा? आयुष रतन पढ़ो। आयुष रतन अनम्यूट। वो पढ़ लिया है? पढ़ लिया है? अच्छा ठीक है। हाँ, एक्सप्लेन करने बताए बोले थे तुमको आयुष। ओरल एक्टिविटी में तो चांस मिला है तुमको आयुष, है ना। ओके, तो अब कौन बचा? श्रुति, कुमार, अंशु, सात्विक, अनुशंसा, आरोही। आरोही अनम्यूट। आरोही, आरोही, आर यू नॉट रेडी?
Then read immediate cause. ओके, वेट करो बाबू, गलत सलत पढ़ रही हो ना, पूछने के लिए रुक रही हो, गलत सलत पढ़ के आगे बढ़ रही हो. कार्टेज, अंडरलाइन करो इसको. एंड राइफल. यस कार्टेज मतलब कारतूस. वेरी गुड. कार्टेज यानी कारतूस, राइफल. ये दोनों लाइन को अंडरलाइन कर दो पूरा, राइफल तक. एंड कार्टेज ऑफ न्यू इनफील्ड राइफल. इनफील्ड राइफल को सर्कल कर दो. इनफील्ड राइफल हो गया. दोनों लाइन अंडरलाइन हो गया. ओके, आगे पढ़ो. पढ़ो. ओके, आरोही डिस्कनेक्ट हो गई क्या? आरोही डिस्कनेक्ट हो गई क्या वो? ठीक है, ओके, डिस्कनेक्ट हो गई है. ठीक है, कौन पढ़ेगा? सात्विक अनम्यूट. सात्विक, उसका भी हो गया. किसका नहीं हुआ? प्रियांशु कुमार का हुआ है. प्रियांशु का हुआ है. ओके, ठीक है, प्रियांशु अनम्यूट. पढ़ो. ओके ओके, इमीडिएट कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या हो रहा है, एक नई तरह की राइफल आई जिसका नाम था इनफील्ड राइफल. इसमें जो कार्टेज भरा जाता था यानी कारतूस भरी जाती थी, उसको बिटन ऑफ करना पड़ता था. नीचे सेकेंड लाइन में बिटन ऑफ है ना, उसको सर्कल कर दो. बिटन ऑफ, जैसे अगर तुम गन्ना खरीद के लाओ खाने के लिए, तो उसका ऊपर का लेयर पहले दांत से छील के अलग करना पड़ता है ना. बिटन ऑफ, बाइट करेंगे, पहले उसको दांत से बाइट करेंगे, फिर ताकत लगा के उसके ऊपर के लेयर को, गन्ना को हटाते हैं ना. तो वैसे ही यहाँ पे वो जो कार्टेज थी वो ग्रीस पेपर में पैक होती थी. ग्रीस पेपर, उसमें चिकनाई लगी रहती थी ताकि वो राइफल में स्मूथली मूव कर जाए. ठीक है, तो मतलब वो अच्छे से यूज हो. उसका ग्रीस पेपर, ग्रीस यानी चिकना पेपर रहता था, उसमें वो कवर रहती थी, और उस कवर को काटने के लिए दांत को यूज करना पड़ता था. उसको दांत से काटना, बिटन ऑफ करना पड़ता था. बाइट का ये पास्ट टेंस है, बिटन ऑफ. ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे गन्ना को हम लोग बिटन ऑफ करते हैं, उसका ऊपर का लेयर छीलते हैं, तब अंदर से उसको खाते हैं, वैसे ही इसकी कार्टेज को, उसके कवर्ड जो ग्रीस का पेपर था, उसको दांत से खोलना पड़ता था. अब ये, उसके बाद ये जो ग्रीस थी, इट वॉज सेड, ऐसा कहा गया कि ये जो ग्रीस थी उसमें काउ एंड पिग का क्या था? फैट था, चर्बी थी, क्योंकि चर्बी चिकनी होती है ना, तो उसमें काउ एंड पिग का, दोनों का चर्बी था, ऐसा कहा गया. तो हिंदू क्योंकि काउ की पूजा करते हैं और मुस्लिम्स पिग से नफरत करते हैं, तो इसके वजह से हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही बहुत गुस्से में आ गए. क्लियर है? डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल, लास्ट वर्ड एक वर्ड है डिटेस्टेबल, अंडरलाइन करो.
घिनौना, वेरी गुड, वेरी गुड, घिनौना। ओके, सो इसी गुस्से में बैरकपुर कलकत्ता के पास में था, उसके मंगल पांडे, नाम में पांडे दिख रहा है, पंडित जी है ना, पंडित जी यानी पूजा करने वाले। तो कोई पंडित जी काव का फैट अपने मुंह में लगने देगा क्या? नहीं लगने देगा ना। और वो तो और इतने 200 साल पहले की बात है, लगभग 1857 की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी कितना 21 आने वाला है, 2021, यानी लगभग 30 साल और हो जाए तो 2 साल पे पूरा हो जाएगा। तो उतने समय पहले एक पंडित जी वो काउ फैट का मुंह में लगाने के लिए तो रेडी नहीं होगा। तो वो उसको मालूम था, मंगल पांडे को मालूम था कि अगर वो विद्रोह करेगा इस तरह का तो उसको ऑब्वियस है उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा, है ना। लेकिन उसके बावजूद वो एंगर में मार्च 29, 1857 को बैरकपुर कलकत्ता के पास वहां का मंगल पांडे, यंग सिपाही, इंडियन सिपाही, ठीक है, बंगाल रेजिमेंट का, वो रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया उस कार्टेज को यूज करने के लिए, ठीक। और उसके वजह से शटडाउन और जो फोर्स किया जा रहा था, तो अपना जो सर्जेंट था उसको वो गोली मार दिया। क्लियर, अंडरलाइन करो, शॉट डाउन हिज सर्जेंट। तो इसके बदले मंगल पांडे को अरेस्ट किया गया, ट्राइड, अंडरलाइन करो, अरेस्टेड, ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड। एक साथ सर्कल कर दो तीनों को, अरेस्टेड, ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड। यानी पहले अरेस्ट किया गया, फिर ट्राइड यानी उस पर मुकदमा चला, ठीक, और उसके बाद एग्जीक्यूटेड यानी फांसी दे दी गई, मार डाला गया। जब ये न्यूज फैली तो सिपाहीज जो है, सिपाही जो थे, उनमें रिवोल्ट फैल गया, तुरंत विद्रोह फैल गया। क्लियर। कल के क्लास में तुम लोग क्या, मतलब मंडे के क्लास में तुम लोग क्या करोगे, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, इसका नोट्स क्लास में लिखवाएंगे हम तुमसे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा लिखवाएंगे और फिर वो क्लास में सुनेंगे तो हमको याद दिला दोगे। इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और